देखो क्या गिवन है, एबीसी लिमिटेड हैज कंप्यूटेड, ये तो हम लोगों ने देख लिया था, है ना। और पहले दो पॉइंट्स तो हो गए थे भाई। नेट प्रॉफिट हमने दिखा दिया था, फिर हमने ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है वो दिखा दिया। ड्यूटी ड्रॉबैक हमारे लिए इनकम है, एड बैक करेंगे। अच्छा, इंपोर्ट लाइसेंस हमने सेल कर दिया और हमें उससे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट भी हमारी बिजनेस इनकम है। इंपोर्ट लाइसेंस सेल करने से होने वाली इनकम हमारी बिजनेस इनकम है। तो इनकम अंडर द हेड टीजीवीपी 33 लाख आ गई। टोटल लगा लिया हमने, एक्चुअली जितनी भी थी टोटल लगा ली बच्चों। बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है, हमेशा नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट से शुरू करते हैं। पीजीबीपी की इनकम आ गई और यही हमारी टोटल इनकम भी हो गई, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बच्चों क्योंकि कंपनी है, कंपनी पर फ्लैट रेट लगता है 30% का। 33 लाख का 30% 9,90,000। बच्चों 1 करोड़ को तो एक्सीड कर नहीं रही है ना, लिमिट को तो एक्सीड कर नहीं रही, सरचार्ज लगेगा नहीं, है ना। तो सीधा हायर एजुकेशन से लग गया इसी के ऊपर, जो टैक्स था इसी का 4% लगा दिया। 9,90,000 का 4% लगा दिया, ठीक है। 4% हमने हायर एजुकेशन सेस लगा दिया। टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी आ गई? 10,29,600 आ गई। डन। अच्छा, टैक्स कैलकुलेशन में किसी को डाउट तो नहीं? डाउट हो तो आप इसके लिए एक वीडियो देख सकते हो, कंपटीशन ऑफ टैक्स की, जो कंपनी और फर्म की टैक्सेशन की कैलकुलेशन है वो देख सकते हो। बाकी यहाँ पर भी डाउट पूछना चाहो पूछ सकते हो, नहीं है आगे बढ़े। डन बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चों फिर क्या गिवन है, देखो इधर, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड conditions of any contract relating to business, amounts received shall be considered to be income under the head business profession। बच्चों आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई मॉडिफिकेशन हुआ, चेंज हुआ या उसका टर्मिनेशन हुआ, होता है ना, बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी पूरा नहीं कर पाई उसको कुछ पैसे देने पड़े, जो पार्टी पूरा नहीं कर पाई उसे पैसे देने पड़े, कौन से एड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। नेक्स्ट देखो, if any person has converted any inventory into stock, inventory or stock in trade into capital asset, इन्वेंट्री को या फिर स्टॉक को किसमें कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल एसेट में। बच्चों ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कैपिटल गेन में, सबने अटेंड नहीं की होगी अभी। इन सच केस business income shall be computed, and for this purpose fair market value of inventory on the date of conversion shall be taken into consideration। एग्जाम्पल एबीसी लिमिट। सर थोड़ा अच्छे से बता दो, इधर देखो, इधर ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर क्या थी? कैपिटल एसेट। इसमें ऐसे दो केसेस बनते हैं, एक सेकंड रुकना जरा, ये अपोजिट वाला केस है, नीचे और दूसरा नीचे दिया हुआ है, एक मिनट रुकना, चलो दोनों देख लेते हैं। ऐसा ही सिमिलर केस एक और भी हम देखेंगे, कॉपी पेस्ट हो जाएगा इससे। बच्चों इधर ध्यान देना, पहले मैं इसे समझा रहा हूँ। यहाँ पर हो गया कन्वर्जन। सर एग्जाम्पल दो। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे थे, आपने उसी फर्नीचर को अपने ऑफिस में यूज कर दिया, अब वो क्या बन गई? बिजनेस एसेट। क्या बन गई वो? बिजनेस एसेट। बच्चों जहां पर भी आपका स्टॉक आपकी बिजनेस एसेट बन जाए, ठीक है, तो उस डेट पर क्या देख लेते हैं? और बिजनेस इनकम क्या होगी? कंसेप्ट क्लियर है? यस बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? अब एक और चीज दिखा रहा हूँ, हटा दूंगा इससे, एक दूसरा केस भी बताना, स्क्रीनशॉट ले। सिचुएशन वाइज से वर्सा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। ये टॉपिक कैपिटल गेन में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, बिल्कुल कैपिटल गेन में। यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, पहले कैपिटल एसेट थी, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना, और कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, करो नोट फटाफट, नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। तो ये टॉपिक, ये इस तरह का केस आपको मिलेगा कैपिटल गेन में, ये केस आपको मिल जाएगा कहाँ पर? कैपिटल गेन के चैप्टर में मिल जाएगा। इससे पहले वाला केस मैंने पीजीवीपी में बताया, और ये वाला केस कहाँ मिलेगा? कैपिटल गेन में। यहाँ सेल कंसिडरेशन लिख लेते हैं, सर एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा ध्यान दो, कैपिटल एसेट आपकी ज्वेलरी थी, ठीक है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट थी, आपने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस, है ना। पहले कैपिटल एसेट थी तो कैपिटल गेन है राइज होना था। अब जब आपने कन्वर्ट किया, कन्वर्जन की डेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे? सेल वैल्यू माइनस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, बिजनेस इनकम। डन बच्चों, नेक्स्ट केस देखते हैं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ, एबीसी लिमिटेड इज engaged in the business of sale purchase of generators but the company has used one generator in its business premises। भाई पहले स्टॉक था उसका, सेल परचेज में डील कर रहा था, जनरेटर, जनरेटर की सेल परचेज में। पहले स्टॉक इन ट्रेड था, एक अपने बिजनेस में यूज कर लिया जनरेटर,
विच वॉज परचेज फॉर ₹10 लाख बट मार्केट वैल्यू इज ₹11 लाख। तो भाई कॉस्ट को माइनस कर देंगे मार्केट वैल्यू में से, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, 11 लाख माइनस 10 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट फ्रॉम पीजीवी डन। बच्चों क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी अभी, ठीक है ना, 10:30 तक तो है ही है ना आप लोगों की क्लास, ये ध्यान रखना। हाँ जी बच्चों आगे देखो, 11 लाख तो 1 लाख का यहाँ प्रॉफिट है, और मैं आज बहुत कुछ करवाने वाला हूँ, मतलब ये मत सोचना एक दो चले जाएंगे तो भाई उनका लॉस, इधर ध्यान देना। इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर्स बाय ट्रेड प्रोफेशनल बिजनेस। कई बार अपने मेंबर्स के लिए कुछ सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं। Specific services performed for its members by trade, professional, or business. Income derived by any trade, professional, or similar associations from specific services rendered by them to their members. It may be noted that this form an exception to the general principle governing the assessment of income of mutual associations such as chambers of commerce, stockbroker association, etc. As a result, a trade professional or similar association performing specific services for its members is to be deemed as carrying, ध्यान देना, सर्विसेज, ठीक है, स्पेसिफिक सर्विसेज फॉर इट्स मेंबर्स, अगर कोई परफॉर्म कर रही है एसोसिएशन तो मान लिया जाएगा बिजनेस, अपने मेंबर्स के लिए सर्विसेज परफॉर्म कर रही है बिजनेस मान लिया जाएगा। बच्चों वैसे टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो शुरू होने वाला है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज एंड ऑन द assumption द इनकम arising therefrom is to be subject to tax. For this purpose, it is not necessary that the income received by the association should definitely or directly be related to these services. भाई अपने मेंबर्स को कोई बेनिफिट दे रहे हैं, उससे एसोसिएशन को कोई फायदा हो रहा है, वो उसकी पीजीबीपी की इनकम कंसिडर होगी। सिंपल, मेंबर्स को बेनिफिट देने से कोई फायदा हो रहा है अगर, तो उसकी किसकी इनकम कंसिडर होगी, पीजीबीपी की। अब हम पहुंचने वाले हैं पीजीबीपी के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये तो इंट्रोडक्शन था कि भाई कौन कौन सी इनकम्स पीजीबीपी में टैक्स से बने। बच्चों फर्स्ट टॉपिक तो अब शुरू होगा, ध्यान देना। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, हाउ कंप्यूटेड, सेक्शन 29। कंप्यूटेशन कैसे करेंगे पीजीबीपी में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैसे निकालेंगे। दे आर सेइंग द इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 28 shall be computed in accordance with the provisions contained in section 30 to 43D। भाई इनकम कंप्यूट करते टाइम सेक्शन 30 से 43D को ध्यान में रखना होगा। पीजीबीपी में इनकम कंप्यूट करते टाइम सेक्शन 30 से लेके 43D को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दिस इज सेक्शन 29। फिर बात आती है सेक्शन 30। बच्चों हमें जल्दी से जल्दी ना 32 पे पहुंचना है, मेन मंजिल हमारी जो है ना वो सेक्शन 32 है, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन 32 की अच्छी वेटेज रह सकती है आपके एग्जाम में। Rent, rates, taxes, repairs, insurance for buildings. If any assessee has any building in the use of business profession, building business में use, all expenses relating to building shall be allowed to be debited to profit and loss account, and such expenses may be, बच्चों जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं हर साल, वो खर्चे पीएनएल से ही तो चार्ज करोगे। बिजनेस के लिए बिल्डिंग यूज हो रही है, रिपेयर मेंटेनेंस कराओगे, पीएनएल से चार्ज करोगे। रिपेयर एक्सपेंसेस, म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा, बस पेमेंट जो होनी चाहिए वो एज पर सेक्शन 43B होनी चाहिए। प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ हाउस, एनी अदर एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, ये भी पीएनएल से चार्ज करोगे। इफ द बिल्डिंग इज ऑन्ड बाय द एसएससी, ही इज नॉट अलाउड टू डेबिट रेंट ऑन नोशनल बेसिस। भाई एक्चुअल रेंट तो जाएगा नहीं, जब आपकी खुद की बिल्डिंग है तो क्या एक्चुअल रेंट पे करोगे, नहीं। जब अपनी बिल्डिंग है तो रेंट किस बात का। लेकिन हाँ रेंट, नोशनल रेंट दिखा दिया, क्यों दिखा दिया कि भाई अगर अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, यही किसी और को दी होती किराए पे तो किराया मिलता, लेकिन अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो कोई किराया थोड़ा ही मिल रहा है। तो दिखाने को पर्सन नोशनल रेंट दिखा सकते हैं कि भाई मेरा खर्चा है, ये तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वही बिल्डिंग में रेंट पे देता तो इतना रेंट आता, मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ तो इतना मैं रेंट चार्ज करूंगा एज ए नोशनल रेंट। इनकम टैक्स कहता है नहीं चलेगा, नोशनल रेंट नहीं चलेगा। Write a note on deductibility of expenditures relating to plant and machinery and furniture and fixture. As per section 31, if any assessee has any plant and machinery or furniture fixture in his business profession, assessee is allowed to debit all the expenses to the profit and loss account, and such expenses may be like repairs. भाई plant and machinery repair तो करोगे, खर्चा कहाँ दिखाओगे, P&L में। Insurance or rent, if plant and machinery etc. are owned by the assessee, is notional rent is not allowed to be debited. भाई अगर नोशनल रेंट चार्ज कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं, वो पहले ही मना कर दिया था, मैंने बिल्डिंग के केस में ही मना कर दिया था। क्या कहा था बिल्डिंग के केस में, नोशनल रेंट अलाउड नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी में भी अगर आपकी खुद की ऑनरशिप है, आप नोशनल रेंट दिखा रहे हो, अलाउड नहीं है। बच्चों आ गए हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के आज के, सेक्शन 32।
Depreciation under Income Tax Act is allowed on the basis of written down value. सर स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लगाते यहाँ पे, नहीं मतलब नहीं, सिर्फ WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सर एक नाम तो सुना है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कंपनीज, वो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाती हैं। बच्चों उनको चॉइस है, दे हैव ऑप्शन अदर देन पावर जनरेशन कंपनीज। किसी के पास ऑप्शन नहीं है SLM से डेप्रिसिएशन लगाने का, उनके पास भी ऑप्शन है, ठीक है। और एक बार उन्होंने जिस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दिया SLM से या WDV से, भाई फर्दर ईयर्स में उनको उसी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना होगा। फर्दर ईयर्स में उनको उसी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना होगा। पलक हम तुम्हारा बड़े टाइम से वेट कर रहे थे, मुझे नहीं पता तुम कब आई। यस पलक, कहाँ चले गए थे बच्चे आज? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? बिल्कुल। हेलो। हाँ जी पलक। सर वो किसी और ने मैसेज सीन कर लिया था तो मैंने देखा ही नहीं था कि कोई क्लास है आज। अच्छा नहीं, मैंने पता शिवानी को बोला था, शिवानी पूछा था मैंने शिवानी। यस सर, मैंने मैसेज ड्रॉप करा था। तो फिर पलक कैसे पता चला आपको? सर मैंने अभी अभी देखा था, मतलब 10 बजने में कुछ 10 मिनट पहले की क्लास है तो मैंने ज्वाइन कर लिया था तब। चलो ठीक है, डन बच्चों। अच्छा ध्यान देना पलक, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ से अगर समझ लोगे ना सब समझ में आएगा। 28 29 सेक्शन बिल्कुल अलग था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज टोटली सेपरेट एंड न्यू टॉपिक, ठीक है ना। उसका ओके पहले वाले सर। सेक्शन, पहले वाले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ से फोकस करना है। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर देखो क्या डिस्कस कर रहे हैं। राइट ए नोट ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये हादसा मैं पहले भी शायद आप लोगों से पता नहीं शेयर किया हो कि ना किया हो। तो भाई ट्रेनिंग के लिए गया फर्स्ट डे, शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को, ठीक है। ट्रेनिंग किया मतलब आफ्टर 12th ही चला गया था मैं। तो क्लासमेट्स ही थे, उनके किसी के फादर सीए थे, उन्होंने मेरी तारीफ कर दी होगी या कुछ कर दिया होगा, भैया इंटेलिजेंट है, मुझे बुला लिया, आजा। अभी 12th के पेपर ही दिए थे, बस उसी के बाद सीधा चला गया, चलो देख लेता हूँ क्या होता है वहां पे। उन्होंने, पता चला जो पहली पार्टी आई वो मेरी जान पहचान की थी, ठीक है। मतलब वो और मैं, जो पार्टी थी, जो उस कंपनी के ऑनर थे, वो और मैं गुरुद्वारे में साथ में सेवा करवाते थे, ठीक है। तो अच्छी बोलचाल अच्छी थी, साथ में ही करते थे सेवा। तो मेरे पास आए सीधा, मुझे देखा वो मेरे पास आ गए, मेरा फर्स्ट डे। अच्छा मुझे कहते हैं हमने 3 कारें बेची हैं। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं इसकी ना एडजस्टमेंट डालनी है, प्रॉफिट लॉस करना है। मैंने उठाया, वो सिंपल डेप्रिसिएशन का वो अकाउंट नहीं बनाते भाई मशीन खरीदी कौन से ईयर में, वो बेची कौन से ईयर में, डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल के मैंने क्या किया, उसका प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, ठीक है। मुझे कुछ तो करना था, फर्स्ट डे था, खाली बैठा था, ठीक है। सीनियर वीनियर उस टाइम कोई था नहीं, निकाला। तो उधर से सीए को बुलाया, पार्टी को, सीए को बुलाया नीचे, आओ देखो। अब वो कैलकुलेशन देखने में पहुंच गया उनके पास, देखो इन्होंने ये सेल परचेज दिखा रखी है, तो इतने का प्रॉफिट लॉस है। उन्होंने उठाया और सीधा लगाया क्रॉस मेरे लिए झटका। मैंने कहा यार, हमने जो अभी तक अकाउंट्स पढ़ा वो सब बेकार था तो फिर खैर, मतलब इनकम टैक्स में शुरुआत में थोड़ी दुश्मनी हो गई थी कि भाई इनकम टैक्स में ऐसा है क्या कि सारी कैलकुलेशन पहले वाली बेकार है, मतलब हम जो अभी तक डेप्रिसिएशन वगैरह कर रहे थे वो सब बेकार है। तो फिर समझ में आई बात कि यहाँ कहानी कुछ हो रही है। यहाँ पता है क्या करते हैं, यहाँ किसी एक एसेट पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट चलता है। जब तक सारी एसेट सेल नहीं होगी लॉस नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? जब तक सारी एसेट सेल नहीं होगी लॉस नहीं आएगा। मतलब लॉस एराइज होने के लिए सारी एसेट्स का सेल होना जरूरी। मतलब किसी इंडिविजुअल एसेट पे प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेंगे। भाई 6 गाड़ियां थी उनकी, उन्होंने कहा एक हेडिंग बनाओ कार, और सारी गाड़ियों की वैल्यू उसमें ऐड कर दो, और जितनी खरीदी वो ऐड कर दो, जितनी बेची वो माइनस कर दो उसी हेडिंग में, और लास्ट में जो वैल्यू बचे उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो। मैंने कहा ये क्या सर, ये कैसे? हम तो हर एसेट पे डेप्रिसिएशन अलग लगाते थे, खरीदते बेचते अलग थे, प्रॉफिट लॉस निकालते थे। कहते नहीं वो नहीं चलेगा, अब इनकम टैक्स में ऐसे नहीं चलेगा इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट चलेगा, सेम काइंड ऑफ एसेट एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उनका एक ब्लॉक बना लेंगे। सेम काइंड ऑफ एसेट एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसका एक ब्लॉक बना लेंगे। अब जितनी कार्स थी उनका एक ब्लॉक बना दिया, जो खरीदी है वो ऐड कर दी, जो बेची है वो माइनस कर दी, जो बैलेंस बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन। सर सेल हुई मिड ऑफ द ईयर में, प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेंगे? नहीं, नहीं निकालेंगे। वो कैसे किस सिचुएशन में निकलेगा वो मैं समझाऊंगा, प्रॉफिट लॉस किस सिचुएशन में निकलेगा। जब तक सारी एसेट सेल नहीं होती, सेकंड बच्चों, हाँ जी, जब तक सारी एसेट सेल नहीं होती लॉस एराइज नहीं होगा, और जब तक एसेट्स की सेल वैल्यू ब्लॉक की वैल्यू को एक्सीड नहीं करती प्रॉफिट एराइज नहीं होगा। मतलब जब तक पूरे ब्लॉक की वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगी सेल कंसिडरेशन, तब तक प्रॉफिट नहीं होगा।
जब तक सेल वैल्यू पूरे ब्लॉक की वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगी सेल कंसीडरेशन, तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। और जब तक सारी एसेट सेल नहीं होगी लॉस नहीं होगी। और जब प्रॉफिट या लॉस हो गया तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर प्रॉफिट या लॉस हो गया तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। चलो देखते हैं कैसे। सर आपने कहा एक बात तो हमें याद हो गई शुरुआत, सेम काइंड ऑफ एसेट एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ब्लॉक बनेगा। बच्चों जरा यहाँ पर रीडिंग लगा लो, फिर आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो। थोड़ी सी रीडिंग लगा देते हैं। वीडियो सबकी कनेक्टेड है बच्चों? हाँ जी, जो देख नहीं रहे वो दिख जाए। शिवानी कैमरा और पलक। बच्चों इधर ध्यान देना। डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में लगता है किस बेसिस पे? WDV मेथड पे। But in case of power generation companies, the SSC has the option to compute depreciation either on the basis of written down value method or on the basis of straight line method. They have the option. ठीक है ना? सिर्फ कौन से केस में? पावर जनरेशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के केस। बाकी सभी कंपनीज WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगी, रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देखो ब्लॉक 1 में क्या है? बिल्डिंग। बच्चों ध्यान देना इधर है, सारी बिल्डिंग यूज किस पर्पस के लिए हो रही है? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। डेप्रिसिएशन का रेट 5%। बिल्डिंग्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस 10%। बिल्डिंग्स एक्वायर्ड और on or after 1st September 2002 for installing machinery and plant forming part of water supply project, water treatment system put to use for the business profession। भाई कितने परसेंट डेप्रिसिएशन? टेम्परेरी स्ट्रक्चर भाई अभी बनाया है, 10 दिन बाद गिरा देंगे या 1 साल बाद गिरा देंगे, डेप्रिसिएशन कितना? 40%। सर यहाँ तो 100% होता था पहले, बिल्कुल होता था आज से 1.5 साल 2 साल पहले। यहाँ टेम्परेरी स्ट्रक्चर पर डेप्रिसिएशन 100% होता था, बट अब कितना कर दिया? 40%। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर पर कहीं गलती से आपको 100% दिख जाए तो ध्यान रखना आप कितना है? 40% डेप्रिसिएशन। सर ये रेट याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं। वैसे CS वाले बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं, पेपर बनाने वाले आधी चीजें तो पेपर में ही लिख के देते हैं। सच बता रहा हूँ सर, ऐसे बोल रहे हो आप हैं? तारीफ कर रहे हो CS की, बुराई कर रहे हो? बच्चों तारीफ कर रहे हो। कई जगह मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मूला पेपर में लिख के देते हैं, बेटा बस प्लस माइनस कर दो तुम, इतनी उम्मीद है। दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। अच्छी बात है ना। एक्चुअली कुछ चीजों में तो हमें एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, कुछ हमें सिर्फ वर्किंग नॉलेज के लिए चाहिए होती है। देखो फर्नीचर फिटिंग्स पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10%। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इंक्लूड इलेक्ट्रिकल वायरिंग, switches, sockets, other fittings, fans, etc. Plant and machinery, motor cars other than those used in business or running them on hire acquired during the period from 23rd August 2019 to 31st March 2020 and put to use on or before 31st March 2020. कितने परसेंट डेप्रिसिएशन? 30%. Motor cars other than those used in the business of running them on hire acquired during this duration, तो इन पर डेप्रिसिएशन 30% है। और मोटर कार्स दूसरी कौन सी हैं? अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड और पुट टू यूज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1990। फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़कर, फर्स्ट पॉइंट को छोड़कर जो अदर कार्स हैं उन पर 15%। मतलब कोविड के टाइम में 30% डेप्रिसिएशन मिला है। कोविड के टाइम में कितने परसेंट डेप्रिसिएशन मिला है? 30%, 31 मार्च 2020 तक। देखो आगे देखते हैं। Motor cars, buses, lorries, motor taxis used in business of running them on hire acquired during the period, इन पर डेप्रिसिएशन का रेट 45%। इसको छोड़कर बाकी मोटर बसेस, लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, बाकी पर 30%। तो ये जो बोल्ड है ना, ये इसी साल है, इसी साल के लिए, हमेशा नहीं से नहीं थी, इसी साल के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और इनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि अमेंडमेंट है, समझ रहे हो ना? इनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। सर ये सारे रेट याद करने पड़ेंगे। बच्चों हैं ही कितने? एक्चुअली देखोगे तो कम से कम 4 या 5 पेज है रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन के। आपके सामने कितने लिखे हैं? बस लिमिटेड। देखो इधर। अच्छा अब आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, आराम से देख लेना क्योंकि देखो एग्जाम की वजह से थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। किस केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, ये चार्ट बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। बच्चों पहले इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता था, बट कुछ साल पहले इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, ठीक है, अदर बिजनेस का कमर्शियल राइट्स, इन पर भी डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दिया। बट गुडविल के ऊपर आज भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, गुडविल के ऊपर नहीं लगता।
बाकी चीजों पे लगता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 25% है। कितना है, 25%। 25%। बच्चों राइट ए नोट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों अभी तक क्या करते थे आप लोग, जिस साल आप एसेट खरीदते थे डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते थे। बट पीजीबीपी में ऐसा हो सकता है कि आपने एसेट तो खरीदी है इस साल, लेकिन डेप्रिसिएशन 1 रुपया भी ना लगे। सर ऐसे कैसे, एसेट खरीदी तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। भाई यहाँ पर एक टर्म को बहुत ध्यान से देख लो, इधर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या लिखा है ये। यस बच्चों क्या लिखा है, Put to use. जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होगी डेप्रिसिएशन नहीं होगी। डेप्रिसिएशन उसी साल से मिलना शुरू होगा जिस साल एसेट पुट टू यूज होगी। आपने खरीद ली, रख ली, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर हम तो बिजनेस में खरीद के लाते हैं, अगले दिन से बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, टैली में रिकॉर्ड एंट्री डालते हैं, बैलेंस शीट में आ जाता है। बच्चों हम तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं ना, लेकिन इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है हमें वो भी तो बताना चाहिए। इनकम टैक्स का रूल तो ये कहता है ना, जब तक आपने ऐसे पुट टू यूज नहीं की आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है सर, रीडिंग लगा देते हैं, ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चों ऐसे ही सीरियसली पढ़ते रहें, कितना मजा आए रोज, है ना। सर आप 4-4 घंटे पढ़े, हम पढ़ने को तैयार हैं। ठीक है बच्चों, मैं भी पढ़ाने को तैयार हूं। देखो, इफ एनी पर्टिकुलर एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड इट हैज बीन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा। अगर यूज तो की है लेकिन लेस देन 180 डेज। सर मतलब समझ नहीं आया। देखो, परचेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, अगर इसी साल आपने इसी प्रीवियस ईयर में परचेज की है और इसी प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज हुई है, 180 दिन से कम यूज हुई है, 180 डेज से कम यूज हुई है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, हाफ ऑफ द नॉर्मल रेट। सर हाफ ऑफ द नॉर्मल रेट का मतलब बच्चों वैसे 15% है, उसका हाफ कितना होगा, कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों बोलो। 7.5. 7.5%। करेक्ट। अगर कोई एसेट आपने प्रीवियस ईयर में परचेज की है और पुट टू यूज की है फॉर लेस देन 180 डेज, तो बच्चों अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, मैंने एंड लिखा, एंड का मतलब क्या है, अगर दोनों शर्तें पूरी होती हैं, अगर दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो हाफ डेप्रिसिएशन होगी। सर मतलब एक और एग्जांपल देखो, देखो इधर बच्चों, अभी मान लो प्रीवियस ईयर हमारा, यहाँ नहीं लिखते, अभी हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 21, 22, और असेसमेंट ईयर 22, 23। अब मान लो परचेज जो है वो प्रीवियस ईयर 2021 की। सर ये तो पिछले साल की हो गई, इस प्रीवियस ईयर की नहीं, पिछले प्रीवियस ईयर की परचेज है। अच्छा, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21, 22। तो हमारा तो अभी 21, 22 है ना, क्या इस साल हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, ये सब आप लोगों का आंसर, क्या हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या करंट